बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम इल्म से अमाल। चलो जल्दी चलो, बस आधे घंटे में बंद हो जाएगा। रुमा कमरे में आते ही जल्दी जल्दी की रट लगाने लगी। अपना कॉलेज बैग कंधे से उतारने से लेकर लैब कोट उतार के अलमारी में टांग के अपने जूते मोजे उतार के चप्पल पहनने तक लगता था उसमें कोई चाबी भर दी गई हो। और मैं तो मुजस्समा हैरत बनी सोचे गई कि ये वही रूमा है जिसे अम्मी आवाज़ें दे दे के थक जाती थी कि रूमी बेटा खाना खा ले, चाय पी ले, गुड़िया ठंडी हो रही है। और रूमा साहिबा ये कहकर कि बस अम्मी एक पैराग्राफ रह गया है, ख़त्म करके आती हूँ, भर के बाद ही जलवा अफरोज होती थी। रूमा को तो लगता था कि दुनिया में सिर्फ पढ़ने के लिए ही भेजा गया है। दुनिया में क्या हो रहा है, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा ड्रामा हिट जा रहा है, इन बातों की तो खैर उसे कभी परवाह थी ही नहीं। पर गुस्सा तो तब आता जब मोहतरमा अपना खाना पीना तक भूल जाती। अम्मी तो अभी तक यानी उसके मेडिकल में दाखिले के बाद तक कहती थी, पता नहीं ये लड़की डॉक्टर कैसे बनेगी। सीढ़ियों से उतरते मुझे याद आया कि अभी पिछले साल जब उसके एफएससी के इम्तिहान हो रहे थे, हमारी अम्मी जान गिन के 7 बादाम रोज़ाना रात को पानी में भिगो के अपनी लाडली को सुबह नहार मुँह खाने की ताकीद के साथ दे के जाती कि लाडली का दिमाग तेज होगा। गुस्सा तो मुझे आता जब मोहतरमा के कॉलेज जाने के बाद कमरे की सफाई करते हुए वो फूले सड़े हुए बादामों वाला बदबूदार महलूल, जिसमें लगता था कि जरासीमों की नशोनुमा के लिए कोई कीमियाई तजर्बा किया गया हो, कमरे के किसी कोने खुदरे में अपनी किस्मत को रोता हुआ मिलता। बादामों को कूड़े के डब्बे में पटकने के बाद गिलास को धोते हुए मुझे अम्मी और रूमा दोनों पर गुस्सा आता। बेटी है कि इंतहा की भुलक्कड़ और अम्मा है कि ममता से मजबूर। अम्मी, आप मत दिया करें बादाम इस भुलक्कड़ को, आपको पता है ना वो खाना भूल जाती है। मैं रगड़ रगड़ के कांच के गिलास पर से कथई रंग जंग आलूद धब्बे मांझती हुई दुहाई देती। अरे तो इसीलिए तो देती हूँ, सुबह निहार मुँह बादाम खाएगी तो दिमाग तेज होगा ना, तो ही उसका भुलक्कड़ बन जाएगा। अम्मी की मासूमियत पर मेरा खून खौल जाता। खाए तब ना, मैं दांत पीसती रह जाती, लेकिन खैर फिर मैंने भी घी टेढ़ी उंगली से निकालना बल्कि निकाल के खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं बाकायदगी से सुबह निहार मुँह बादाम खाना शुरू हो गई। अम्मी भी खुश के चलो बेटी का दिमाग तेज हो रहा है। अब किस बेटी का, ये अम्मी को कभी पता न चल सका, और आज तक वो रुमा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने का सारा क्रेडिट इन 7 बादामों को ही देती हैं। तुम क्या आप ही आप मुस्कुराए जा रही हो। 3 मंजिला सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी थीं और अपने मोबाइल पर कुछ मैसेज टाइप करती रुमा अब मेरी तरफ मुतवज्जा थी। बस ऐसे ही सोच रही थी कि पहले तो तुम्हें कभी फिक्र नहीं होती थी अपने खाने की। मैंने मुस्कुराते हुए उसे उसका गुजरा हुआ ज़माना याद कराया। यार घर की बात और होती है, रुमा मुझे साथ लिए मेस में दाखिल होते हुए कहने लगी। यहाँ कोई हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं जो हमारे लिए खाना संभाल संभाल कर रखेंगी। यहाँ अगर मुकर्ररा वक्त के बाद खाना लेने आओ तो मेस में उल्लू बोल रहे होते हैं। खाना मिलना तो दरकिनार, खानसामा तक किचन बंद करके जा चुके होते हैं। डाइनिंग रूम में कतार दर कतार लड़कियां शायद खाना लेने के लिए खड़ी थीं, पर मुझे तो फिल्मों में देखे गए जेल के मनाजिर की झलक दिखला गई। ऐसा दिल गिरफ्ता मंजर, या इलाही, इतनी सोबतें झेल के ये लोग डॉक्टरी का तमगा अपने माथे पर सजाते हैं। मैं हैरत से कभी अपने आप को और कभी उन सब को तक रही थी। सुनो कोमल, सिर्फ एक का खाना मिलेगा हमें, बाद में हम कैंटीन से जाके सैंडविचेस खा लेंगे। रोमा ने मेरे कान में तसल्ली नुमा सरगोशी की। तो फिर ज़रूरत क्या है लाइन में लगने की। मेरा अंदाज बहरहाल सरगोशी का सा था नहीं, जिस पर अगली पिछली लड़कियां मुतवज्जा हो चुकी थीं, और रोमा तो झट गर्दन नीचे किए ये बावर कराने की कोशिश में थी कि मेरा इससे बहन का तो क्या कोई और ताल्लुक भी नहीं है। अभी चलते हैं ना कैंटीन, मैंने फिर बुलंदोबाला सरगोशी की। कैंटीन 4 बजे खुलेगी। रुमा के बजाय
کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف سے جواب موصول ہوا اور روما کی تو لگتا تھا جیسے گردن ٹوٹ کے میرے قدموں میں گر جائے گی۔ اوپر سے آج کڑی ہے نا، آپ کے میرے سامنے کھڑی لڑکی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اور کڑی ہم میں سے کوئی بھی مس نہیں کرتا۔ پھر دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ معلومات میں مزید اضافہ کیا گیا۔ لائن میں لگ کے کھانا لینے اور ٹیبل پر بیٹھنے تک میری کچھ نہیں تو 10-12 لڑکیوں سے تو ضرور دوستی ہو چکی تھی، اور کڑھی کے نام پر 2 تر پکوڑے پتلے پتلے شوربہ ٹائپ محلول میں غوطہ زن میری آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر چکے تھے، اور جب منہ میں نوالا ڈالا تو نہ شکل نہ عقل کے مترادف ہی پایا۔ یار تمہارے میس والے کوئی ہتھوڑا یا پتھر وغیرہ نہیں دیتے کڑی کے ساتھ؟ میں نے سرسری سے انداز میں دریافت کیا۔ کیوں، کس لیے؟ کئی آوازوں نے سوال اٹھایا۔ ان کو توڑنے کے لیے۔ پکوڑوں کے نام پر بیسن کی سخت لڈو نما ڈلی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا تو آس پاس کھکی کے نغمے بکھر گئے۔ کم از کم سالن تو ان کو اور دینا چاہیے، اتنا کم؟ میری زبان کھاتے ہوئے بھی مستقل چل رہی تھی۔ ہاں یار دیکھو نا، پاس بیٹھی بہن کے بجائے سامنے بیٹھی سارا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ تم لوگوں کو ایک بات بتاؤں؟ سارا کے ساتھ بیٹھی نیہا کو بھی اچانک ایک کوئی بات یاد آئی۔ میری خالہ نے بھی فاطمہ جناح سے پڑھا ہے، وہ بتاتی ہیں ان کے زمانے میں تو کھانا ٹیبل پر سرو کیا جاتا تھا، ڈونگوں میں سالن اور ہاٹ پاٹ میں روٹیاں، جو جتنا لینا چاہے لے لے۔ ہیں آس پاس کی سب لڑکیوں میں سب سے بلند و بالا میری آواز تھی، اور ننھی منھی سی ہے میری طوطا چشم بہن کی بھی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ یار یہ تو ظلم ہے، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ بے مروت ہو گئے ہیں، اسی قسم کے جملے آس پاس سے سننے کو ملے۔ کڑھی تو خیر انتہائی نکمی تھی، لیکن زمانہ بدل گیا ہے کہ بحث کے زیر اثر محفل پر چھانے والے خیالات نے دماغ پر اچھا تاثر چھوڑا۔ تم آج رک جاؤ نا، کمرے میں آتے ہی روما ننھے بچوں کی طرح پھر شروع ہو گئی۔ تمہاری تو سب سے دوستی بھی ہو گئی ہے، مجھے خود سے 1 سال چھوٹی بہن پر پیار آ گیا۔ تو تم بھی دوستی کرو نا سب سے، بہت اچھی لڑکیاں ہیں تمہارے ہاسٹل میں، میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ چپل اتار کے بیڈ پہ بیٹھتی ہوئی کہنے لگی۔ افسا آئے گی نا آج، میری روم میٹ، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، اور اس بات کا تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ روما کم دوستیاں پالتی ہے لیکن نبھاتی تاحیات ہے۔ خیر جناب، شام تک افسا صاحبہ بھی سرگودا سے ڈائیو کے ذریعے سے اپنے بھاری بھرکم سامان سے لدی پھندی فاطمہ جناح ہاسٹل کی 3 منزلہ سیڑھیاں چڑھ کے ہانپتی کانپتی پریشان حال پہنچ چکی تھی، اور اپنے سامان کو ٹھکانے لگانے سے پہلے پھولی سانسوں کے درمیان میری بہن سے صرف یہ کہا کہ بلکہ پوچھا، یار نروس سسٹم مشکل تو نہیں ہے؟ آج فرسٹ لیکچر تھا نا، تو مجھے سمجھا دینا پلیز، آج کیا پڑھایا ہے؟ تو مجھے اس کے نارمل ہونے پر شک گزرا، اور فقط آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں کتابیں کھولے سر جوڑے نروس سسٹم کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش میں کوشاں مجھے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اردو انگلش دونوں میں بحث جاری تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغی توازن بگڑتا یا میرے دماغ کے خلیے مجھے غشی میں جانے کا سگنل دیتے، میں دودھ پتی اور چینی لیے چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرے بلبلاتے کراہتے دماغ کے خلیوں کو ایک زبردست سی چائے ہی پرسکون کر سکتی تھی، پر جناب دودھ صرف 2 کپوں کا تھا، میں نے 3 کپ آدھی چائے کے بنا ڈالے۔ تم بور ہو رہی ہو نا ہماری پڑھائی سے؟ ارے نہیں، مروت نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میری معصوم بہن تو چائے پی کے دوبارہ کتاب کھول چکی تھی، جبکہ افسا مجھ سے گپیں لگانے میں مصروف ہو گئی۔ یار کومل، چائے تو بہت زبردست تھی، پر اتنی تھوڑی کہ میرے نیورونز کے صرف پاؤں ہی تر ہو سکے ہیں۔ اس کی اتنی زبردست مثال پہ میں نے بڑا سا کہکا لگا کے داد دی۔ بس پھر کچھ ہی دیر میں باہمی مشورے کے بعد ہمارا مختصر سا قافلہ، جس میں سامنے والے کمروں کی فرسٹ ایئر کی لڑکیاں جن سے میری آج ہی نیچے میس میں دوستی ہوئی تھی، شامل ہو کر ہاسٹل کی المشہور نسیم صاحب کی کینٹین کی طرف رواں دواں تھا۔ وہاں میری 1-2 اور لڑکیوں سے الیک سلیک ہو گئی،
और हम लोग कैंटीन के आगे बनी सीढ़ियों और पक्के फर्श पर चौकड़ी मारे चाय से लुत्फानंदोज होने की कोशिश करने लगे, क्योंकि चाय के नाम पर काला सियाल हलक से उतारना भी एक सब्र आजमा काम था। यार, इतनी काली चाय तुम लोग पीते हो? मैंने अफसोसनाक हैरत का मुजाहरा करते हुए कैंटीन वाले लड़के से मिन्नत की कि इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल कर दे तो शायद पीने के काबिल हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आती। बहुत बुरी चाय बनाते हैं ये लोग, दूध तो डालते ही नहीं। मेरे कारण एक नाजुक नदाम हसीना को भी अपने जले कटे ख्यालात के इजहार का मौका मिला। जब एक पाव दूध से दर्जन भर कप बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे ना। अफसा ने भी मुंह बनाते हुए कैंटीन वाले लड़के को अपना कप थमाया। सुनो, मेरी चाय में भी थोड़ा सा दूध डाल दो, इतनी कड़वी है, पी ही नहीं जा रही। हम क्या करें? दूसरी डॉक्टरें आती हैं तो कहती हैं कड़क बनाओ कड़क। हम तो इसलिए फिर कड़क बनाते हैं। 13-14 साल लड़के ने अपना दिफा किया, लेकिन खैर अफसा का भी कप वो दूध डालने के लिए ले गया। वैसे इनको चाहिए कि एक गर्म दूध का थर्मास भर के रख दें, जिसको दूध ज़्यादा डालना हो वो डाल ले। मुझे मसले का यही हल समझ आया। वो जी, बहुत पहले ऐसा ही हुआ करता था। मेरे मामू बनाते थे, दूध का और कहवे का थर्मास भर के टेबल पर रख दिया जाता था। जो जैसी चाय बनाना चाहता था बना लेता था। ये बात बहुत साल पुरानी है, कोई 30-40 साल पुरानी, जब मेरे मामू यही मेरी तरह काम किया करते थे। अब तो वो भी बूढ़े हो गए हैं। कैंटीन में काम करने वाले बच्चे के हैरत अंगेज इंकशाफ पर हम सबको ही बहुत ताज्जुब हुआ। तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? मैं पूछे बिना न रह सकूं। जी, अब तो ज़माना बदल गया है, इतनी तो महंगाई है, हमारा तो अपना पूरा नहीं पड़ता। वो आस पास से कप उठाता, ज़माने के सर पर इल्ज़ाम धरता चलता बना। चल भाई रुमा, तूने तो बहुत ही भैड़े ज़माने में इस हॉस्टल में कदम रखा है। तू भी 30-40 साल पहले ही डॉक्टर बन जाती तो अच्छा था। वापसी पे कमरे तक जाते हुए मैंने रुमा और अफसा का खूब रिकॉर्ड लगाया और हंसी से लोटपोट होते 3 मंजिला सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे तो कमरे के बाहर चौकीदार भैया के आने का पैगाम लिए खड़ा था और हम दोनों बहनों को मालूम था कि भैया मुझे लेने आए हैं। वारिस रोड से वापडा टाउन का सफ़र तो लगता है जैसे आप किसी दूसरे शहर जा रहे हों। पूरे रास्ते ज़माना बदल गया है। पहले ज़माने के लोग मुरव्वत वाले लिहाज वाले होते थे। इसी किस्म की सोचें सर उठाती रहीं। ज़माना कैसे बदल जाता है? ज़माना तो लोगों से है। लोग अपने अमाल नहीं सुधारते और इल्ज़ाम ज़माने को देते हैं। घर आकर पेट भर के कीमा शिमला मिर्च के भुने हुए सालन के साथ गरम गरम रोटी खाई तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत के बाद जो अब 10,000 नेमत लगा वो था घर और बाइसे रहमत थी। सुबह का आगाज वही रूटीन की हड़बों से हुआ। भाभी का अकलौता लाडला उन्हें आजिज किए हस्बे मामूल तिगनी का नाच नचाता फिर रहा था। मैं अम्मी जान के लिए चाय बनाने किचन में आई तो भाभी तेजी से मेरी तरफ आई। सुनो कोमल, हमजा के स्कूल के लिए रोज तल देना प्लीज। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ के दोबारा आई, वो वली भी आ गया है, उसकी भी चाय बना दो साथ ही। उफ, वली हमारे चचा साहब के होनहार साहबजादे, जो यूईटी में पढ़ने के बाद अपने आप को आइंस्टाइन के जानशीन से कम नहीं समझते और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पहुंचकर वैसे भी उनका दिमाग 7वें आसमान से नीचे नहीं उतरता। लेकिन जहां बात खाने की हो तो बड़े बड़े रेसलर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। और क्योंकि हमजा का स्कूल वली की यूनिवर्सिटी के रास्ते में आता है तो हमजा को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वली साहब अपने घर के बजाय अपने बराबर वाले घर यानी हमारे घर में खाना पीना ठोंसना अपना पैदाइशी हक समझते हुए हर रोज अलग सुबह हमारे घर आ धमकते हैं। मैं तो समझ रहा था ये पुरसुकून फिजा कुछ दिन और रहेगी। तो वापसी हो गई तुम्हारी। एक तो अमेरिकन स्टाइल के ओपन किचन में ये बड़ा मसला है कि ना तो आप सिंक में पड़े गंदे बर्तन छुपा सकते हैं और ना ही अपने आप को हमारे घर में तो एन सामने बरामदे में आते ही नजर आ जाता है कि किचन में कौन है और क्या कर रहा है। मैं उसकी बकवास सुनी अनसुनी करते हुए चाय का पानी चढ़ा के पराठा बनाने के लिए कैबिनेट खोलकर
घी का डब्बा और बेलन वगैरह निकालने लगी। भाई तुम्हारी छुट्टियां थी, 1-2 हफ्ता और रुक जाती रुमा के पास। हॉस्टल में तुमसे भी ना लोगों का सुकून बर्दाश्त नहीं होता। उसने तपाने की एक और कोशिश की। उसकी बकवास पर कान ना धरते हुए मैंने तवा चूल्हे पर रखा और पराठा बेलने लग गई। अरे मैं नाश्ता करके आया हूँ, पराठा मत बनाओ, उसके मुंह से निकला। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, मुख्तसर सा जवाब संजीदगी से देते हुए मैंने पराठे पर घी लगाया। ये तुम इतने घी वाले पराठे खाती हो? दिल तो चाह रहा था कि खोलते हुए पानी में उसे भी झोंक दूं। सबसे पहली बात तो ये, मैं सूखी हरगिज नहीं हूँ। तुम मोटे हो और हर एक को अपने नुक्ता नज़र से देखते हुए तुम्हें अपने मुकाबले में हर दूसरा बंदा सूखा नजर आता है। तवे के नीचे आंच तेज करते हुए मैंने उसे भी सुलगा दिया। और दूसरा ये कि मैं इतने नहीं, सिर्फ एक पराठा खाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि खाने बैठूं तो दुनिया माफिया से बेखबर बस ठोंसते ही चले जाओ। एतमानान से उसे जलाकर राख करने के बाद मैंने वेजिटेबल रोल्स कढ़ाई में छोड़े और पराठा बेलने लग गई। बदजुबानी, बदलिहाजी और बद तहजीबी का मुकाबला हो तो तुम अव्वल आओ कोमल। ताई अम्मी ठीक परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें किसी ने बताया है कि नहीं, और सुना है कि ऐसे मौक़ों पर ढीठ से ढीठ लड़कियां भी शर्मा जाती हैं, तो चलो हम भी ऐसी अनहोनी को अपनी आंखों से देखकर तस्दीक कर लें। कल तुम्हारी गैर मौजूदगी में बड़े बड़े फैसले किए गए। वो मेरा जायजा लेने को रुका। मसलन क्या? सरसरी से अंदाज में कहते हुए मैंने रोल्स को उलट पुलट किया। भाई देखो ना, अपने ही अपनों के ऐब ढांकते हैं। उसकी तमीज भी खत्म होने में नहीं आ रही थी। कौन सी ऐब? मुझे उलझन हुई। भाई देखो ना, रुमा का तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तुम्हारे लिए तो यही बेहतर है कि जिस तरह हल्के फुल्के आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ रही हो, बीए ही कर लो तो बड़ी बात है। भाई देखो ना, अभी 3rd ईयर के इम्तिहान दिए हैं, अगले साल तक बीए मुकम्मल होगा। आगे बको। जब्त करते हुए मैंने तवे पर पराठे को चिमटे से पलटा। दिल तो चाह रहा था तवे की सारी कालक उतार के इस जाहिल के मुंह काला कर दूं। तो बस फिर कल सब इसी किस्म की बातें कर रहे थे। अब्बा, अम्मी, ताई अम्मी सभी कह रहे थे कि ख़ानदान में या ख़ानदान से बाहर सिर्फ बीए और वाजबी सी शक्ल के साथ कौन अपनाएगा कोमल को। हालांकि कहाँ वली, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई जोड़ तो नहीं बनता, लेकिन अपने ही अपनों के ऐब ढांपते हैं। ए मैंने गर्म चिमटा एन उसके मुंह के सामने किया तो वो बिदक के पीछे हटा। मुंह धो रखो, सिर मिलाते हुए मैं बोली, नहीं भड़की थी। लो, तुम मुंह धोने की बात कर रही हो? वो ढीठ ढड़ी खबासे से हंसा। मैं तो नहा धो के जेल लगा के परफ्यूम छिड़क के आया हूँ। अफसोस, फिर भी भंगी के भंगी नजर आ रही हूँ। तुम अफसोस को छोड़ो, तुम सिर्फ भंगन बनने की तैयारी करो। अफसोस के लिए और बहुत सी बातें हैं। दिबाचे के तौर पर हमारी काम वाली मासी 1 महीने की छुट्टी पर गई है, और ताई अम्मी के हुक्म के मुताबिक इस नए रिश्ते के पेश नज़र मेरे कपड़े तुम ही धो के इस्त्री किया करोगी, हमारे घर के दीगर कामों के अलावा। शाम को जब गंदे कपड़े लेकर आऊँगा तो अफसोस करने की पूरी किताब लाऊंगा तुम्हारे अफसोसनाक मुताले के लिए। वो ढिठाई से कहता हुआ किचन से निकलकर बरामदे में जाकर अम्मी के पास शराफत से बैठ गया। इतनी देर में भाभी भी बुलाती हुई वारद हुई। तल दिए रोल्स? बॉक्स देखा हमजा का? फिर दोनों रोल्स प्लेट में ले जाकर हमजा को दिखाते हुए बोली, ये देखो हमजा, 2 रोल्स हैं और दोनों तुमने खाने हैं। ब्रेक में खबरदार जो किसी को दिए। मम्मी, अली को मेरे रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो वो ज़रूर खाएगा, हमजा बेचारगी से कह रहा था। उसकी मम्मी उसको रोज़ बिस्किट देती हैं, वो कहता है कि उसको बिस्किट नहीं अच्छे लगते। हाँ तो उसकी मम्मी बनाकर दे ना उसे रोज़, तुम क्यों देते हो? भाभी को गुस्सा आया। वो मांगता जो है, और पानी भी मेरी ही बोतल से मांग मांग के पीता है। उसकी बोतल गुम हो गई है ना, उसकी मम्मी के पास टाइम नहीं है न्यू बोतल लेने का। हमजा मासूमियत से सफाइयाँ दे रहा था। हाँ, उसकी मम्मी के पास टाइम नहीं है, और तुम अपना पानी ख़त्म कर दो उसे पिला पिला के। कोई ज़रूरत नहीं है, साफ मना कर देना, कहना कि तुम्हारा गला ख़राब है। भाभी के झूठ पर मेरी और वली की मुस्कुराहट एक साथ उभरी। वली तो खैर दबा गया और मैं हमजा का लंच बॉक्स ढूंढने के सफ़र पर निकल गई। ये देखें भाभी, बैग में था इस पागल का लंच बॉक्स, और देखें इतने सारे चिप्स बचा कर लाया है।
मैंने लंच बॉक्स खोलकर भाभी को दिखाया। क्यों नहीं खाए तुमने चिप्स? कल ही निकाल देते तो मैं मासी को ही दे देती। अब तो शायद खराब हो गए होंगे, सूंघती हुई कहने लगी। फिर भी कोमल प्लेट में निकाल दो, मासी आने वाली है, शायद खा ले। भाभी, मेरा ख्याल है उनको देने से बेहतर है कि आप एक आलू मासी को दे दीजिएगा कि वो घर जाके उसके चिप्स बनाकर खा लें। मैंने अपने हिसाब से बेहतर तजवीज़ पेश की। तुम रहने ही दो, वो आलू अकेला नहीं लेगी, कहेगी बाजी तेल भी दें तलने के लिए। भाभी ने खुद ही चिप्स प्लेट में निकाल के दूसरी प्लेट से ढके तो अम्मी ने भी देखा। मीना, अम्मी वहीं से भाभी को कहने लगी, फेंक दो ये चिप्स, पता नहीं है खराब चीज देने पर वो कितनी बातें बनाती है। कल भी तुमने उसे खाने के लिए बासी रोटी दे दी थी, वो तो मैंने देख लिया तो उससे कहा अपने लिए ताज़ा रोटी बना ले। अरे कभी कभार तो वो खाती है यहाँ। अम्मी कह के दोबारा अपनी तस्वीर पकड़ चुकी थी। वली और अम्मी बरामदे में डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। मैं और भाभी किचन में थे। हाँ तो फिर आप आकर देखती ना, उसने कौन सा सूखी रोटी बनाई थी, इतना सारा घी लगाया उस पर। इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि अपनी रोटी खुद बनाई है। जब भी अपनी रोटी बनाती है उस पर इतना सारा घी या तेल जरूर लगाती है। भाभी कहाँ चुप रहने वाली थी।